हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बेटा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। मैं फिर से थोड़ा रिव्यू ले रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या डील करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जहाँ भी केमिस्ट्री यूज होती है उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डिफाइन किया करते हैं। जैसे कि आपके घर में इन्वर्टर है या बैटरी वगैरह होती है या बेसिक्स जो हम सेल्स यूज करते हैं जैसे रिमोट का सेल, एसी का सेल, तो उसको ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब इनको डिफाइन करेंगे। मैंने अभी तक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया था कि एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया करती है। उसके बाद बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया करती है। नंबर 2, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? गैल्वेनिक सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट क्या करती है, वो क्या होते हैं? गैल्वेनिक सेल होते हैं। अब ये पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया था। सेकंड डिफरेंस क्या बताया था? कैथोड और एनोड का। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव, और जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है। ये मैंने 2 डिफरेंस बताए थे, अभी तक मैंने यहीं तक कंप्लीट किया था। अब मैं इसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। थर्ड डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में थर्ड डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, थर्ड डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरी। यानी कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है पहले वो समझ लीजिए। एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है कि जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती, जो कराई जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एंड जो रिएक्शन अपने आप हो जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये वाटर है, अब मैं यदि वाटर को रख दूं तो ये वाटर अपने आप H2+ हाफ O2 में ब्रेक नहीं होगा, H2+ हाफ O2 में डेसोसिएट नहीं होगा। तो इसको डेसोसिएट कराने के लिए, H2 का इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए, ये जो है ये क्या हो रहा है बेटा? ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। और ये वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट होते हैं। हालांकि प्रोडक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस है, ये वाटर के प्रोडक्ट हैं H2+ हाफ O2। तो वाटर अपने आप H2+ हाफ O2 में ब्रेक नहीं होगा, डेसोसिएट नहीं होगा। यदि मान लीजिए आप किसी पोर्ट में वाटर को रख दीजिए तो वो H2+ हाफ O2 में ब्रेक नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम वाटर लेंगे लिक्विड, यहाँ कैथोड एनोड लगाएंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे और इस बैटरी से मैं करंट फ्लो करूँगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट दूंगा। किसके लिए? इस वाटर को डेसोसिएट कराने के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल करंट में यूज कर रहा हूँ, किसके लिए? वाटर को डेसोसिएट कराने के लिए, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। तो ये जो हो रहा है, देखो ये लिखा रखा है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी कि वाटर अपने आप डेसोसिएट नहीं होता। तो इसको रिएक्शन को कराने के लिए मैं किसकी हेल्प ले रहा हूँ? मैं हेल्प ले रहा हूँ इस बैटरी की, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मैं हेल्प ले रहा हूँ इस रिएक्शन को कैरी कराने के लिए। तो मैंने वही बात लिखाई है, ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरी। ठीक है, यानी कि बैटरी की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ? इस रिएक्शन कैरी करा रहा हूँ। तो यही बात मैंने लिखाई है। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी? गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर लेता हूँ। द एनर्जी जनरेटेड the energy generated by a spontaneous reaction converted into electrical energy कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो
एनर्जी रिलीज होती है, द एनर्जी जनरेट होती है उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गैल्वेनिक सेल में। अभी मैं इसके आगे डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ गैल्वेनिक सेल के बारे में, इसे आप कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया करते हैं। इसे कॉपी कीजिए। देखिए अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल के बारे में बेसिकली हमें डिफाइन करते हैं एक डेनियल सेल। मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ गैल्वेनिक सेल का, वो एग्जांपल ले रहा हूँ डेनियल सेल के बारे में। अब देखो क्या होता है, बेसिकली दो कंपार्टमेंट होते हैं। दो कंपार्टमेंट इसमें हुआ करते हैं मेरे। दो कंपार्टमेंट में क्या होता है, इसमें दोनों में सॉल्यूशन होता है। इसमें सॉल्यूशन लेता हूँ मैं CuSO4 का, CuSO4 का सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्यूशन लेता हूँ मैं ZnSO4 का। यहाँ मैं लगाता हूँ कैथोड, और यहाँ मैं बेटा लगाता हूँ एक एनोड। अब देखो यदि ये सॉल्यूशन CuSO4 का है तो मुझे ये जो इलेक्ट्रोड है ये भी किसका लेना होगा, ये भी मुझे किसका, कॉपर का लेना होगा। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और ये मेरा है क्या, कैथोड। ZnSO4 है तो मुझे इलेक्ट्रोड भी किसका लेना होगा, जिंक का, जिंक इलेक्ट्रोड है, और ये है मेरा क्या, एनोड। अब देखिए थर्ड डिफरेंस जो मैंने बताया था आपको, उसमें बताया था कि कैथोड जो गैल्वेनिक सेल में होता है, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। ये ऐसा क्यों होता है वो भी मैं यहाँ डिफाइन करूँगा अभी थोड़ी देर बाद। अब मैं क्या करता हूँ, इनको बाह्य वोल्ट मीटर के थ्रू बैटरी से क्या कर देता हूँ, कनेक्ट मैं कर देता हूँ। अब देखो क्या होता है कि अभी मेरा जो ये सेल है कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं है। अभी ये एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों कंपार्टमेंट एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं है, तो एनर्जी अभी जनरेट नहीं करेगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक सॉल्ट ब्रिज लगाना होगा। दोनों कंपार्टमेंट को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सोल्ट ब्रिज लगाना होगा। एक्चुअल में जो सोल्ट ब्रिज होता है इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर फिल होता है। ये बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जैसे KCl, KNO3, KCl ले सकते हैं, KNO3 ले सकते हैं, और NH4Cl भी हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो ये क्या है, मेरा सॉल्ट ब्रिज है। ये क्या करता है कि दोनों कंपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करता है। अब देखो मेरा सेल पूरी तरह से कंप्लीट है। अब ये करंट जनरेट कर सकता है। करंट जनरेट कैसे कर सकता है वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो होता क्या है कि ये कॉपर CuSO4 का सोल्यूशन है, ये जिंक ZnSO4 का सोल्यूशन है। अब देखो आपने एक
रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी बचपन में, वैसे मैंने भी आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। यदि कॉपर और जिंक की बात करूं तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ज़्यादा रिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है वह उतनी ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। जितनी आसानी से जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है वह उतनी आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर से ज़्यादा आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर सकता है। लूज करके क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। यानी कि जो जिंक है बेटा वो Zn 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज करेगा। अब देखो जैसे ही जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये Zn प्लस है ये तो पहुँच जाएगा इसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर Zn2 प्लस। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हैं, अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड है किसका इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड, इसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन है, जिंक के पास भी अपने क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉनों पे जाके कलेक्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज को बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और इस जिंक के इलेक्ट्रोड के पास भी अपने क्या इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके कलेक्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। उस नेगेटिव चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से मैं गैल्वेनिक सेल को एनोड क्या मान के चलता हूँ, नेगेटिव। मैंने बताया था, मैं बताऊँगा कि एनोड को मैं नेगेटिव क्यों मानता हूँ गैल्वेनिक सेल में, वो इसका रीज़न मैं दे रहा हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यदि लूज होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन पे जाके नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करते हैं, जिससे एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस वोल्ट मीटर के थ्रू, इस सर्किट के थ्रू, जिसको मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल सर्किट, इसको बोलता हूँ बेटा मैं एक्सटर्नल सर्किट। इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जाते हैं CuSO4 यानी कि Cu2 कॉपर के पास, और यहाँ Cu जो है Cu2 प्लस इन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक्सेप्ट करता है Cu2 प्लस, और Cu सॉलिड में क्या कन्वर्ट होता है। अब देखो यदि कोई पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज सॉरी, यदि नेगेटिव चार्ज जाके यहाँ कंज्यूम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज यदि जाके यहाँ कंज्यूम हो रहा है, तो बताइए यहाँ कैसा चार्ज इंक्रीज होगा, कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। यदि कोई नेगेटिव चार्ज जाके कंज्यूम हो रहा है इस सॉल्यूशन में, तो इस इलेक्ट्रोड पर, इस सॉल्यूशन में, तो होगा क्या, नेगेटिव चार्ज आगे यहाँ कंज्यूम हो रहा है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। इसलिए मैं कैथोड क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आगे क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू आते हैं, Cu2 प्लस एक्सेप्ट करता है, और Cu2 प्लस का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो कॉपर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखो ये जो मैं इसमें एक पार्ट मेरा इस सेल का क्या है बेटा, एक पार्ट तो मेरे अंदर वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला मेरा पार्ट है, इस पार्ट को मैं बोलता हूँ इंटरनल सर्किट, और इसको बोलता हूँ एक्सटर्नल सर्किट। यानी कि 2 सर्किट मैंने डिवाइड कर दिया, एक इंटरनल सर्किट में और एक एक्सटर्नल सर्किट में, और इस तरह से एनर्जी जनरेट होती है। उस एनर्जी को फिर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर लेता हूँ, जो इस सेल से एनर्जी मेरी जनरेट हो रही है। तो ये देखो, ये मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कैथोड और एनोड के बारे में, कि कैथोड कौन क्या होता है और एनोड क्या होता है। देखो कैथोड के बारे में बात करता हूँ मैं, कैथोड और एनोड के बारे में बात कर लेता हूँ। दोज इलेक्ट्रोड विल ऑलवेज कैथोड, दोज इलेक्ट्रोड will always cathode where reduction take place, where reduction take place। यानी कि वो इलेक्ट्रोड हमेशा कैथोड होगा जहाँ क्या हो रहा होगा, रिडक्शन होता है, मैंने भी बताया था। अब एनोड की बात कर लेते हैं। दोज इलेक्ट्रोड will always anode where oxidation take place।
यानी कि वो इलेक्ट्रोड हमेशा क्या होगा, एनोड होगा, जहाँ क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन होता होगा, वो क्या होगा, हमेशा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता होगा, वो एनोड होगा। अब देखो जिंक, मैंने भी बताया था आपको, नोट कर लीजिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव, किससे मोर रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से, देन कॉपर। सो अब ये मोर रिएक्टिव तो क्या होगा, सो जिंक लूज 2 इलेक्ट्रॉन, सो जिंक लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन, क्या कर देगा, आसानी से लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन, लूज 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली। यानी कि जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। अब देखो इसका मीन क्या है, मीन्स जिंक विल ऑक्सीडाइज। अब देखो यदि मैंने बताया था आपको, यदि 2 इलेक्ट्रॉन, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है जितनी आसानी से, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ मीन्स जिंक विल ऑक्सीडाइज्ड, मीन्स जिंक विल ऑक्सीडाइज। जिंक क्या होता है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो जिंक क्या हो रहा है, विल ऑक्सीडाइज, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बताया था जो ऑक्सीडाइज होता है उसको क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखिएगा, जिंक विल इजिली ऑक्सीडाइज, सो जिंक विल फॉर्म एनोड, जिंक विल, ये आसानी से क्या हो रहा है, जिंक विल इजिली ऑक्सीडाइज, आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है, इजिली ऑक्सीडाइज, सो जिंक क्या बनाएगा, जिंक विल फॉर्म, देखो क्या बना रहा है जिंक, इधर देखो, जिंक विल फॉर्म एनोड। यदि आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या बना रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज आसानी से हो रहा है तो क्या बना रहा है, जिंक विल फॉर्म एनोड, ये बना रहा है एनोड। अब बताइए, एंड कॉपर विल फॉर्म, जब जिंक एनोड बना रहा है तो कॉपर क्या बनाएगा, एंड कॉपर विल फॉर्म कैथोड, यानी कि कॉपर क्या बनाएगा, कॉपर कैथोड बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि बिकॉज देख लीजिए, कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर विल रिड्यूस्ड, कॉपर विल रिड्यूस्ड, यानी कि कॉपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ मैंने बात की किसके बारे में, यहाँ मैं बात की कैथोड और एनोड के बारे में, कि जिंक का क्या हो रहा है, जिंक आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जिंक आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जिंक ऑक्सीडाइज आसानी से हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन होता है और एनोड बनाता है। जबकि जो मेरा क्या है, कॉपर है, वो उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी कि वो रिड्यूज होता है और रिडक्शन होता है, यानी क्या बनाता है, कैथोड बनाता है। तो अब हम यहाँ रिएक्शन लिख सकते हैं, वी कैन राइट द रिएक्शन ऑन कैथोड एंड एनोड। अब थोड़ा सा इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे रब करूँगा, नीचे वाले पार्ट को कॉपी कीजिए। देखो क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट द रिएक्शन, वी कैन राइट, हम आसानी से रिएक्शन लिख सकते हैं, राइट द रिएक्शन ऑन कैथोड एंड एनोड, ऑन कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड की हम आसानी से रिएक्शन लिख सकते हैं। देखो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या हो रहा है बताइए, जो जिंक है, अभी बताया था कि जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो क्या उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी कि उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ जो जिंक है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, जिंक वाली। और कैथोड पे देखो, कैथोड पे क्या होगा, जो कॉपर है CuSO4 से जो Cu2+ आया है, इसे यदि हम ब्रेक करेंगे तो Cu2+ SO4
माइनस माइनस होगा तो जो Cu2+ है, Cu2+, ये क्या करेगा, जो Cu2+ कैसा है बेटा, एक्वस। एक्वस का मतलब इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी भी मिक्स है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, ये Cu सॉलिड ये बना लेगा, फॉर्म कर लेगा। तो कैथोड और एनोड पर ये रिएक्शन होती है। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए कैथोड एनोड की रिएक्शन बताई। अब थोड़ा सा इसके आगे से हम समझते हैं, इसे मैं रब कर रहा हूँ। अब देखो आपको मैं मिलवाता हूँ किससे, सोल्ट ब्रिज से। ये सोल्ट ब्रिज है, ये जो मैंने लगाया सोल्ट ब्रिज, इससे आपको मिलवाता हूँ। तो सोल्ट ब्रिज के बारे में देखिए क्या होता है सोल्ट ब्रिज। क्योंकि आप सोचोगे कि सर ने तो सोल्ट ब्रिज बना दिया, इसका मतलब नहीं बताया, ये सिर्फ ये बताया कि दोनों कंपार्टमेंट को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्ट ब्रिज के बारे में मालूम कर सकता है। तो सोल्ट ब्रिज इज ए यू शेप ट्यूब। देखिए क्या होता है, सोल्ट ब्रिज इज ए यू शेप ट्यूब विच कंटेन एन inert electrolyte which contain an inert क्या कंटेन करता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन क्या करता है, इन द फॉर्म, इन द किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए जेल टाइप मिक्सचर। जेल टाइप मिक्सचर में जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर 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 यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर होता है किस फॉर्म में, जेल टाइप मिक्सचर का पेस्ट होता है, इसके अंदर फिल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सोल्ट ब्रिज बोलते हैं। एक यू शेप ट्यूब होती है जनरली। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके अंदर, किस फॉर्म में होता है, जेल टाइप मिक्सचर यानी कि अगर अगर के फॉर्म में होता है, इसका पेस्ट होता है इसमें, जेल टाइप मिक्सचर अगर अगर का। और यहाँ से इसको बेटा हम दोनों तरफ से क्या लगा देते हैं, कॉटन वुल, हम इसको दोनों तरफ से कवर कर देते हैं। ये मेरे क्या है, सोल्ट ब्रिज है, जिसमें क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, कंटेन करता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को, और इसके अंदर एक पेस्ट होता है किसका, जेल टाइप मिक्सचर का पेस्ट होता है। और इसको मैं उठा के सीधा यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ। यही मेरा क्या है, यही मेरा सोल्ट ब्रिज है। अब देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सोल्ट ब्रिज है तो क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका क्या वर्क है, फंक्शन क्या है, हमने क्यों यूज किया। तो अभी फिर मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो आप तब तक कॉपी कीजिए, उसके बाद मैं बात करूँगा इसके फंक्शन के बारे में। तो आइए देखिए इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज, देखो तब तक मैंने ये नहीं लगाया था, तो बताओ मेरा इंटरनल सर्किट कंप्लीट हुआ था। इसको मैं बोल रहा हूँ इंटरनल सर्किट, तब तक मैंने ये एक सोल्ट ब्रिज नहीं लगाया था, तो मेरा इंटरनल सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ था। तो सबसे पहली बात ये क्या कर रहा है, देखो नंबर 1 क्या कर रहा है, ये जो इंटरनल सर्किट है, इनर सर्किट है, इंटरनल सर्किट, उसको क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले मेंशन करूंगा मैं, इट कंप्लीट द इनर सर्किट, इट कंप्लीट द इनर सर्किट, ये कंप्लीट करता है इनर सर्किट को। इट कंप्लीट द इनर सर्किट किसको, ऑफ द सेल,
ऐसे ही कर लेना। सी कंप्लीट होता है COMPLETES। इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सेल को इनर सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। सेकंड, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग कोई ऐसा ठीक होनी चाहिए, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है सब्जेक्ट वाली प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आप इसको, ये दूसरी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये सब आप अपने आप भी चेक कर सकते हो। ये केमिस्ट्री का वैसे पार्ट नहीं होता स्पेलिंग वगैरह, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेलिंग आनी चाहिए आपको। लेकिन क्या है कि मैं ये ऐसे क्यों बोल रहा हूँ स्पेलिंग के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई साइंटिस्ट का नाम है, अब कोई साइंटिस्ट का यदि नाम है तो कुछ लोग साइंटिस्ट का नाम कुछ और बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं। जैसे मान लो फैराडे को ही ले लो, फैराडे या आइंस्टीन, तो बोलने के तरीके क्या हो जाते हैं, थोड़ी डिफरेंस हो जाते हैं। जैसे आहबाऊ होता है, आहबाऊ एक ला पढ़ा होगा तुमने 12th में, नहीं सॉरी 11th में पढ़ के आए होंगे। आहबाऊ, कुछ आहबाऊ बोलते हैं, कुछ आहबाऊ, हालांकि आहबाऊ साइंटिस्ट का नाम नहीं है, वो बिल्डअप होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, तो इन्हें देखते रहिए आप, थोड़ा थोड़ा सा मतलब सीखते रहिए चीज़ों को, ठीक है ना। सीखते रहिए, सीखते सीखते आप सब सीख जाएंगे। तो सेकंड क्या चीज़ है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करता है, मेंटेन करता है इन बोथ कंपार्टमेंट, in both compartment by providing oppositely charged ion, by providing oppositely charged ion, यानी कि इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ कंपार्टमेंट बाय अपोजिटली चार्ज आयन। इसके बारे में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो मैंने लिखाया है, पहले मैं थर्ड लिख लेता हूँ, थर्ड के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं सेकंड पे फोकस करूँगा। थर्ड क्या होता है, इट प्रिवेंट द टू इलेक्ट्रोलाइट, इट प्रिवेंट द टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग। सॉल्यूशन यानी कि जो दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उनको आपस में क्या होने से रोकता है, उनको आपस में फ्रॉम मिक्सिंग, मिक्स होने से रोकता है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये आपस में देखो मिक्स नहीं हो रहे। यदि मिक्स हो जाएंगे तो सेल क्या काम नहीं करेगा। तो इसको कौन रोक रहा है मिक्स होने से आपस में, इसको क्या कौन रोक रहा है, सॉल्ट ब्रिज रोक रहा है। सॉल्ट ब्रिज आपस में कॉन्टैक्ट तो कनेक्ट तो कर रहा है, दोनों को कॉन्टैक्ट में तो ला रहा है, लेकिन इनको मिक्स नहीं होने दे रहा। मिक्स होने इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो ये तीन मेन फंक्शन होते हैं सॉल्ट ब्रिज के। इट कंप्लीट द इनर सर्किट ऑफ द सेल, ये सेल के इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। नंबर सेकंड, इन मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है। देखो ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन क्या करता है। देखो मान लीजिए ये Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो Zn2+ क्या हुआ, Zn2+ मान लीजिए रिएक्शन स्पीड अप कर गई, रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ गई, स्पीड अप हो गई रिएक्शन। तो यहाँ क्या होंगे, इस सोल्यूशन में Zn2+ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे कलेक्ट Zn2+। यहाँ इतने Cu2+ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो नहीं पाएंगे, यानी कि यहाँ तो Zn2+ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे यदि रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है, और यहाँ Cu2+ हो नहीं पाएंगे। तो क्या होता है, एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ध्यान से सुनो मुझे, एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और चार्ज डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से सेल की वर्किंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, यानी कि सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। क्योंकि यहाँ सपोज यदि रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है तो Zn2+ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसके अंदर आयंस, और यहाँ Cu2+ इतने होंगे नहीं। तो इनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, इनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है,
जो सोल्ट ब्रिज होता है, इट मेंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिव बोथ कंपार्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग अपोजिटली चार्ज आयन प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे KCl होता है। तो क्या होगा, Zn2+ जो है, Zn2+ यदि मान लीजिए यहाँ बहुत ज़्यादा होगी, मैंने बताया रिएक्शन क्या हो जाती है, रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है। तो क्या होगा कि Zn2+ की तरफ Cl- जाएगा, इस तरफ इसको भेज देगा, किसको, Cl- को। Cl- जाके Zn+ की जो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है स्पीड अप रिएक्शन से, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में Zn2+ हो रहे हैं, उनको Cl- इधर जाके क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और इधर किसको भेज देगा, इधर भेज देगा बेटा K+ को। K+ इधर जाएगा और Cu+ को क्या करेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो होगा क्या कि Cl- जाके Zn+ को न्यूट्रलाइज करेगा, और K+ जाके Cu2+ को क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा। तो जिससे दोनों तरफ, जिससे कंपार्टमेंट के दोनों तरफ जो अपोजिटली चार्ज आयन है वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, यानी कि बराबर हो जाएं। बराबर होने से क्या होगा, बराबर होने से सेल की वर्किंग पे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो फिर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सेकंड टॉपिक लिखाया है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को इन बोथ कंपार्टमेंट, दोनों कंपार्टमेंट में, बाय प्रोवाइडिंग अपोजिटली चार्ज आयन, अपोजिटली चार्ज आयन प्रोवाइड करा के, यानी कि Zn2+ की तरफ Cl- जाएगा और C उसकी तरफ K+ जाएगा। ये इसको इंक्रीज करेगा और ये इसको डिक्रीज करेगा, ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। ठीक है, अब आप इसे कॉपी कीजिए। फिर मैं बात करता हूँ थोड़ी सी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। जब मैं इतना डीप में आ चुका हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। देखो, मैं छोड़ना कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप हर एक चीज़ को समझें, ठीक है ना। तो इसे आप कॉपी कीजिए, फिर मैं बात करता हूँ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। कॉपी कीजिए। देखो, आइए अब हम बात करते हैं